नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर टेट क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइकोलॉजी के मुख्य प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न आपकी यूपी टेट की परीक्षा के लिए, सी टेट की परीक्षा के लिए और इसके साथ साथ सुपर टेट की परीक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो यह जो कथन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसने कहा? तो दोस्तों, यह कथन जो है वो वुडवर्थ महोदय ने कहा था। तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वुडवर्थ महोदय ने इस कथन को कहा था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो कौन सी ऐसी दशा है जो ध्यान को केंद्रित करती है? तो वो है रुचि। देखिए यहाँ पर सही उत्तर है रुचि। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है कि वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। तो दोस्तों, यह प्रश्न जो है वो 2016 की उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा में आया हुआ है। तो इसका उत्तर जो है वो चौथा हो जाएगा, अनुपात मापनी। तो इसके बारे में जान लीजिए। जो मापन के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। एक होती है शाब्दिक मापनी, एक होती है अंतराल मापनी, एक होती है क्रमिक मापनी और एक होती है अनुपात मापनी। तो जो अनुपात मापनी होती है उसमें समस्त गुण के साथ में परम शून्य भी होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इदम या इद जिसे कहते हैं हम, दूसरा है अहम, तीसरा है पराअहम और चौथा है परिस्थितियाँ। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसमें से पराअहम उत्तर जो है, जो सी ऑप्शन है हमारा, वो सही होगा। जो सिगमंड फ्रायड महोदय थे, उन्होंने जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसको स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए थे। तो उन्हीं के अनुसार उन्होंने 3 अवस्थाएं दी थी, जिसमें इदम अहम पराअहम थी। तो जो मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है वो तीसरी अवस्था में होता है, जिसे हम पराअहम के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यवहारवादी, यानी कि उन व्यवहारवादी के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि जिन्होंने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि वो कौन से ऐसे व्यवहारवादी थे। तो पहला ऑप्शन है फ्रीमैन, दूसरा है न्यूमैन, तीसरा है वाटसन और चौथा है होल्जिंगर। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा वाटसन। वाटसन महोदय ने कहा था कि आप मुझे कोई सा भी नवजात शिशु दे दीजिए तो मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ध्यान आकर्षित होने में डैश डैश की प्रमुख भूमिका होती है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता और चौथा है उद्दीपन की सक्रियता। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों, जो ध्यान आकर्षित करने में उद्दीपन की तीव्रता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी अधिक होती है, व्यक्ति न चाहते हुए भी उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, उद्दीपन की तीव्रता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है डैश डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षण, दूसरा है सहानुभूति, तीसरा है समदृष्टि और चौथा है प्रेरणा। तो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कौन सी कला है? तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, प्रेरणा जो है सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इसमें फ्रायड महोदय के जो कथन है उनके अनुसार हमको उत्तर बताना है। तो फ्रायड महोदय के अनुसार कौन सा इसमें सही है? तो पहला देखिए, इसमें लिखा हुआ कि ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। दूसरा है कि विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव या का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। तीसरा है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। और चौथा ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें जो है तीसरा ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसमें लिखा हुआ है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा
दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। और सिगमंड फ्रायड महोदय के बारे में जान लीजिए, तो इन्होंने ही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है और इनको ही मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता भी माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। SOR यानी कि स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वॉटसन, दूसरा है कोफका, तीसरा है कोहलर और चौथा है वुडवर्थ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सही होगा वुडवर्थ, यानी कि चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना के सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रभाव का नियम, दूसरा है सादृश्यता का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम और चौथा है साहचर्य का नियम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि तत्परता का नियम। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण और पृथक्करण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो प्रथम सोपान है, ये तो सभी सोपान जो है वो संप्रत्यय निर्माण के ही हैं। तो इसमें प्रथम सोपान कौन सा होगा? तो जो संप्रत्यय निर्माण के सोपान होते हैं उसमें सबसे पहले होता है प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद होता है विभेदीकरण, उसके बाद में होता है पृथक्करण और सबसे अंतिम में होता है सामान्यीकरण। तो ये देखिए इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश डैश द्वारा दिया गया है, यानी कि जो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है टोलमैन के द्वारा, दूसरा है बेंड्यूरा के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक के द्वारा और चौथा है कोहलर के द्वारा। तो दोस्तों जो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है वो अल्बर्ट बेंड्यूरा द्वारा दिया गया है। जो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है इसका निर्माण दूसरों के व्यवहार का प्रेक्षण करने से होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अल्बर्ट बेंड्यूरा। अगला प्रश्न है कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण ये किस विधि के सोपान है? तो सबसे पहला ऑप्शन है निगमन विधि, दूसरा है आगमन विधि, तीसरा है अंतर्दर्शन विधि और चौथा है बहिर्दर्शन विधि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि आगमन विधि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडक्शन मेथड। यह विधि गणित शिक्षण के लिए मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती है और यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए ही उपयुक्त होती है, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में इसके माध्यम से अगर पढ़ाया जाएगा तो जो पाठ्यक्रम है वही पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो आगमन विधि है यह मनोवैज्ञानिक विधि है और यह बहुत ही छोटी कक्षाओं में, यानी कि 1 से लेकर 5 तक या 6 तक इन्हीं कक्षाओं में इसके माध्यम से शिक्षण किया जाता है। तो ये देखिए बी ऑप्शन जो है इसमें सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग कहलाता है। तो इसमें जो है क्या कहलाता है? सबसे पहला ऑप्शन है सीखने की विधियां, दूसरा है सीखने में स्थानांतरण, तीसरा है सीखने में पठार और चौथा है सीखने में रुचि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन बी है, यानी कि सीखने में स्थानांतरण, ये ऑप्शन सही होगा। यानी कि कोई एक परिस्थिति में आप अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग कर लें तो वो सीखने में स्थानांतरण कहा जाएगा। फिर तीसरा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है स्मृति, दूसरा है सीखना, तीसरा है प्रेरणा और चौथा है चिंतन। तो इसमें क्या कहलाता है? तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। देखिए इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए स्तंभाकृति है, दूसरा है आवृत्ति बहुभुज या तीसरा है संचयी आवृत्ति और चौथा है रेखा चित्र। एक बार फिर से प्रश्न सुनिए। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है स्तंभाकृति, ये सही होगा, स्तंभाकृति कहलाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो जो मानव विकास की
अवस्थाएं हैं, जैसे कि बाल्यावस्था, उसके बाद बी ऑप्शन में है शैशवावस्था, सी ऑप्शन में है किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो ये इन अवस्थाओं में से कौन सी ऐसी अवस्था है विकास की जिसमें सबसे तीव्र अवस्था में सबसे तीव्र गति से विकास होता है और सबसे अधिकतम होता है, तो इसमें हो जाएगा किशोरावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर निर्धारित होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए मूल प्रवृत्ति पर, दूसरा है नैतिकता पर, तीसरा है वास्तविकता पर और चौथा है ध्यान पर। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि शिशु का जो व्यवहार है वो किस पर आधारित होता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, यानी कि मूल प्रवृत्ति पर। अगला प्रश्न देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर का प्रयोग किया गया था। जो कोहलर महोदय हैं, इन्होंने एक अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, तो उस सिद्धांत को देने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया था। तो वे पूछा जा रहा है प्रश्न में कि उन्होंने अपना प्रयोग किस जंतु पर किया था, कुत्ते पर किया था, बिल्ली पर किया था। ऑप्शन बी है, सी है वनमानुषों पर और ऑप्शन डी है चूहों पर। तो उन्होंने वनमानुष पर किया था। अगला प्रश्न देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे, यानी कि ऑप्शन देखिए। इसमें पहला ऑप्शन है सृजनशीलता, दूसरा है अध्ययन, तीसरा है विश्लेषण करने में और चौथा है अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जिन बच्चों के जो IQ लेवल होता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, वो उच्च होता है, यानी उनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है, तो ऐसे कौन से गुण हैं जो जरूरी नहीं कि उनमें पाए ही जाएं। तो पहला है सृजनशीलता, दूसरा है अध्ययन, तीसरा है विश्लेषण और चौथा है अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि आवश्यक नहीं कि अगर उनकी बुद्धि लब्धि उच्च है तो वो सृजनशील भी हों। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला है, इसमें है कि अधिगम में एक सिद्धांत है वो किसने दिया था। अधिगम में डैश डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। तो ये पूछ रहे हैं कि वो कौन मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो है प्रभाव का नियम दिया था। तो पहला ऑप्शन है पावलाव, दूसरा है स्किनर, तीसरा है वॉटसन और चौथा है थॉर्नडाइक। तो इसमें जो है थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। फिर से सुनिए एक बार। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। तो प्रत्याह्वान विधि है, तार्किक विधि है, पहचान विधि है, पुनः सीखना विधि है। तो इसमें से कौन सी विधि नहीं है। तो जो तार्किक विधि है उसका प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता। अगला प्रश्न देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास डैश डैश द्वारा किया गया था। ऑप्शन सुनिए। पहला है साइमन, दूसरा है होल्टरमैन, सी ऑप्शन है SA मुरे और चौथा ऑप्शन है बेलक। तो इसमें किसके द्वारा किया गया था। तो ये SA मुरे द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो क्या योगदान है। तो दोस्तों पहले जो शिक्षा होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी। शिक्षक जो है वो एक ज्ञान का भंडार माना जाता था और बालकों को माना जाता था कि उनको जो है शिक्षक से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना है। लेकिन जब से मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा में परिवर्तन लाए गए तो उसके बाद से जो शिक्षा होने लगी वो बाल केंद्रित होने लगी, शिक्षक केंद्रित होने के बजाय। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे बड़ा योगदान ये है कि जो बालक है वो सेंटर में लाया गया, न कि अध्यापक। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है वर्गीकरण का सिद्धांत, तीसरा है समन्वय का सिद्धांत और चौथा है वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो इसमें बुद्धि और विकास, तो बुद्धि और विकास में जो वर्गीकरण का सिद्धांत है वो इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अवधान के आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। ऑप्शन सुनिए। रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है उद्दीपक, वस्तु और प्रविधि, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश, ध्वनि और गंध, चौथा ऑप्शन है पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है वो अवधान के आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो कौन कौन से हैं। रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। अगला प्रश्न देखिए। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो ऑप्शन सुनिए। पहला है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, दूसरा है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, तीसरा है
केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, और चौथा है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी ऑप्शन जो है, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, तीसरा है टर्नर सिंड्रोम और चौथा है विल्सन सिंड्रोम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही होगा, डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र जोड़े अलग न हो पाने की वजह से होता है। अगला प्रश्न देखिए, कोलबर्ग के द्वारा किस अवस्था में नैतिकता वाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? एक बार फिर से सुनिए प्रश्न। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरा है परंपरागत अवस्था, तीसरा है पश्च परंपरागत अवस्था और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो पूर्व परंपरागत अवस्था है ये इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से सही क्रम कौन सा है? तो पहला देखिए, अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस और युग्मनज। दूसरा है ब्लास्टोसिस, अंडाणु, शुक्राणु और युग्मनज। तीसरा ऑप्शन देखिए, ब्लास्टोसिस, युग्मनज और अंडाणु, शुक्राणु। और चौथा ऑप्शन है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। तो इसमें से चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? डैश डैश द्वारा किया गया है। तो पहला ऑप्शन है क्रिचनर के द्वारा, दूसरा है युंग के द्वारा, तीसरा है शेल्डन के द्वारा और चौथा है स्प्रेंजर के द्वारा। तो इनमें से किन महोदय के द्वारा ये वर्गीकरण किया गया है? तो युंग महोदय के द्वारा ये वर्गीकरण किया गया है।